अरविंद बहुत ही गरीब था। गरीबी इतनी थी कि ना पहनने को कपड़ा था और ना ही खाने को भोजन नसीब होता था। अरविंद के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो दूसरों की जमीन पर मजदूरी करता था। वो जिस घर में रहता था वो भी काफी पुराना था। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग आदमी अरविंद के पास आया। बेटा, आखिर तुम इतनी मुसीबत क्यों काट रहे हो? तुम नौजवान हो, होनहार हो। अगर तुम चाहो तो मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हो। चाचा, ज्यादा मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। जो तकदीर में लिखा है मिलेगा तो उतना ही। बेटा, यही गलती तुम्हारे पिता ने भी की थी। उसने भी खुद को पूरी तरह भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। इसीलिए वह कोई काम नहीं करता था। सारा दिन घर पर ही पड़ा रहता था। जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचता और 2-4 दिन का फाका हो जाता, तभी कहीं जाकर वो मजदूरी करने निकलता। तुम्हारी गरीबी भी तुम्हारे पिता की इन्हीं गलतियों की वजह से है। देखो, गांव में सबके पास अपनी अपनी जमीन और अच्छे घर हैं, मगर तुम्हारे पास न जमीन है न ढंग का घर। यह टूटा फूटा मकान भी तुम्हारे दादा ने बनाया था। बेटा, जब तक तुम किस्मत का रोना रोते रहोगे तब तक जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हें अपना विवाह भी करना है, और विवाह तभी होगा जब तुम धन कमाओगे। चाचा, आखिर मैं क्या काम करूं? गांव में तो कोई काम ही नहीं मिलता। कभी मिल भी जाता है तो 1-2 दिन का ही काम मिल पाता है। बेटा, यह दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें काम की कोई कमी नहीं। तुम्हें गांव में काम नहीं मिलता तो दूसरे गांव में काम तलाश करो। अरे, जब काम ही करना है तो कहीं भी कर सकते हो। अगर तुम कोई काम करने लगे और इस घर की मरम्मत करवा ली तो मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। विवाह का नाम सुनकर अरविंद में जोश भर गया। वो जल्दी से बुजुर्ग आदमी से बोला। चाचा, अगर ऐसी बात है कि तुम मेरा विवाह करवा दोगे तो मैं आज से ही काम में लग जाऊंगा। विवाह होने की खुशी में अरविंद दूसरे गांव में जाकर मजदूरी करने लगा। वो कई महीनों तक काम करता रहा। जब उसके पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो गया तो उसने अपने घर की मरम्मत करवा ली। अब उसके पास सब कुछ था जिससे वो विवाह कर सके। उसे समझ आ गया कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। एक दिन उसने सोचा, अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली और घर में खाने के लिए अनाज भी है। अब मुझे चाचा से अपने विवाह के बारे में बात करनी चाहिए। इतना सोचकर अरविंद उस बुजुर्ग आदमी के पास गया। चाचा, आपने मेरे से कुछ वादा किया था कि अगर मैं घर की मरम्मत और धन कमाने लगूं तो आप मेरा विवाह करवा देंगे। अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली है और रोज काम करने भी जाता हूं। अब आप मेरा विवाह करवा दीजिए। बेटा, मैं तुम्हारे विवाह का कुछ प्रबंध करता हूं। देखो, शादी ब्याह के मामले में लोग अक्सर सच्चाई नहीं बताते। थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर ही बात करनी पड़ती है। अगर लड़की सांवली भी हो तो उसे गोरी और अत्यंत सुशील बताकर पेश किया जाता है, भले ही उसे छोटे मोटे काम ठीक से करने ना आते हो। ठीक वैसे ही लड़के के बारे में भी लोग झूठ मूठ की बातें जोड़ देते हैं। चाहे लड़के के पास जमीन जायदाद ना हो, किराए के मकान में रहता हो, घर में खाने को अनाज तक ना हो, लेकिन जब विवाह करना हो तो कहेंगे कि लड़के के पास बहुत जमीन है, वह गांव का सबसे होशियार और सलाहकार है। गांव वाले हर काम उससे पूछकर करते हैं। कहेंगे कि यह लड़का बहुत भाग्यशाली है। आपकी बेटी इसका साथ पाएगी तो मानो दूध की नदियों में नहाएगी। शादी ब्याह में लोग इस तरह का झूठ मूठ बोलते हैं। मैं जब तुम्हारे पास किसी को लेकर आऊंगा तो मैं भी बहुत झूठ बोलूंगा। तुम चुपचाप सुनते रहना। उनके सामने ज्यादा सच्चे बनने की कोशिश मत करना, वरना कुंवारे ही रह जाओगे। बुजुर्ग आदमी अरविंद को अच्छी तरह समझा देता है और फिर कुछ दिनों बाद एक आदमी को लेकर अरविंद के घर आता है। देखो रामस्वरूप, यह लड़का गांव का सबसे होनहार, चतुर, चालाक और मेहनती लड़का है। इसके पास 100 बीघा बटाईदारी जमीन है। उसमें बहुत अन्न उपजता है। घर में अकेला रहता है। तुम्हारी बेटी आते ही रानी बन जाएगी। ऐसा लड़का तुम्हें कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा।
जिस आदमी को बुजुर्ग लेकर आया था उसे खेती और जमीन संबंधित कोई ज्ञान नहीं था। उसे बटादारी का मतलब भी नहीं पता था कि बटाईदारी किसे कहते हैं। वो तो 9 और आधा बीघा जमीन लड़के के पास होने के नाम पर ही बहुत खुश हो गया और बोला, मुझे लड़का पसंद है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मिलूंगा, तब हम विवाह का दिन तय कर लेंगे। तो मैं इस विवाह को पक्का समझूं? हाँ, पक्का समझिए। अरे मर्द की जुबान पक्की होनी चाहिए। जो कह दिया सो कह दिया। अब अपनी बात से पलटना नहीं है। मैं अभी इस विवाह को पक्का करता हूं। अगले हफ्ते विवाह का दिन तय हो जाएगा। वो आदमी बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया और खुश होता हुआ अपनी पत्नी से कहने लगा, आज मैं बहुत खुश हूं। हमारी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में पक्का कराया हूं। लड़का अमीर है, घर में अकेला है और उसके पास अपनी बटाईदारी की 9/2 बीघा जमीन है। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। क्या बेवकूफ़ी की बातें करते हो? बटाईदारी का असली मतलब जानते हो? मैं किसान की बेटी हूँ। मुझे बटाईदारी का मतलब अच्छी तरह मालूम है। वो ज़मीन उसकी नहीं है, किसी ज़मींदार से 1 साल के लिए आधे हिस्से पर ली हुई है। फसल का आधा हिस्सा उसे मालिक को देना होगा और आधा खुद रखेगा। तो क्या हुआ? तब भी लड़का ठीक ही है। कहाँ ठीक है? उस ज़मीन की कोई गारंटी नहीं। अगले साल मालिक चाहे तो किसी और को दे देगा। तब उस लड़के के पास मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। देखो, मैं साफ साफ कह रही हूँ, वो किसान नहीं मजदूर है और मैं अपनी बेटी की शादी किसी मजदूर से नहीं। लेकिन जी, मैं तो जुबान दे आया हूँ। अब कैसे मुकर सकता हूँ? मुझसे ऐसी मूर्खता की बातें मत करो। अगर सच में उसके पास जमीन है तो उसे मालिक होने का कागज मांग। देखना, वो तुरंत दुम दबाकर भाग जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही जाऊंगा और उससे जमीन का मालिक होने के कागज मांगूंगा। अगले दिन सुबह रामस्वरूप अरविंद के घर पहुंच जाता है। रामस्वरूप को अपने घर देख अरविंद जल्दी से बुजुर्ग आदमी को बुला लाता है। बुजुर्ग रामस्वरूप से कहता है, लगता है बात जम गई। आप जुबान के पक्के निकले। चलो अब विवाह की बात आगे बढ़ाई जाए। मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। वादा करके मुकरना मुझे आता ही नहीं, लेकिन आप भी अपने वादे पर टिके रहिए। अब आप मुझे लड़के की जमीन के कागज दिखा दीजिए ताकि साफ हो जाए कि लड़के के पास 9 बीघा जमीन है। इतना सुनते ही बुजुर्ग आदमी के चेहरे पर पसीना छलक आया। वो जल्दी से बोलता है, भाई आप शायद ठीक से समझे नहीं। अभी लड़के के पास बटाईदारी के खेत हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये जल्दी ही वो जमीन खरीद लेगा। मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? अरे मजदूर के पास इतने पैसे नहीं होते कि दाल रोटी के साथ सब्जी भी खा ले, और तुम कह रहे हो कि यह जमीन खरीद लेगा, वो भी मजदूरी से। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मजदूरी करने वाले जिंदगी भर खेत में पसीना बहाते रहते हैं, लेकिन सुख का एक दिन भी नसीब नहीं होता। तो क्या मैं यह रिश्ता पक्का मान लूं? शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलकर? मुझे फंसाना चाहते हो और अब बेहयाई से रिश्ते की बात कर रहे हो। सुन ले, मुझे अपनी बेटी का विवाह तुम जैसे मक्कारों के यहां नहीं करना। अब मैं अपनी बेटी का विवाह शहर में करूंगा। तुम गांव वाले धोखेबाज होते हो। इतना कहकर रामस्वरूप वहां से चला गया। अरविंद बुजुर्ग आदमी की तरफ गुस्से से देखता हुआ बोलता है, आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ से रिश्ते बनते नहीं बल्कि बिगड़ते। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। विवाह के बाद बिगड़ जाने से अरविंद का मन टूट गया। अब उसका काम में भी मन नहीं लगता। जहां भी काम करने जाता ढंग से मेहनत नहीं करता। लोग उससे नाराज होकर उसे काम से निकाल देते हैं। मजबूरी में वो अपने गांव से निकलकर आसपास के गांव में काम ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन वहां भी उसे किसी ने काम नहीं दिया। सबको उसके निकम्मेपन की खबर मिल चुकी थी। धीरे धीरे हालात बिगड़े कि उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। एक दिन उसने बैठकर सोचा, अब यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा, ना काम ना इज्जत। घर के नाम पर टूटा फूटा मकान है जो बाबा आदम के जमाने का है। अच्छा होगा कि अब शहर चला जाऊं, शायद वहां कुछ काम मिल जाए। बहुत सोच विचार के बाद अरविंद दूसरे दिन घर से शहर के लिए निकल गया, मगर उसे पता नहीं था कि शहर कहाँ है।
वहां काम कैसे मिलेगा? वो चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में ही उसे रात हो गई। रात का अंधेरा देखकर वो घबराने लगा और जल्दी जल्दी जंगल को पार करने लगा। लेकिन जंगल इतना घना था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो एक जगह रुककर सोचने लगा। अब मैं क्या करूं? ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। न जाने और कितना बड़ा है ये जंगल। अरविंद यह सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ी। बकरियों को लेकर जा रही थी। ये देख अरविंद की जान में जान आई। जरूर यह बुढ़िया इस जंगल में रहती है। अब रात में मैं इस बुढ़िया के घर ठहर सकता हूँ। भले ही यह मुझे भोजन ना दे, लेकिन रहने के लिए आसरा तो जरूर दे सकती है। अरविंद चुपचाप बुढ़िया के पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद अरविंद ने देखा कि जंगल में एक छोटा सा घर है और उस घर के बराबर में एक छोटी सी झोपड़ी है। बुढ़िया ने बकरियों को झोपड़ी में बंद कर दिया और खुद घर के अंदर चली गई। अरविंद जल्दी से बुढ़िया के पास गया। अरविंद को देखकर बुढ़िया हैरान रह गई। अरे कौन हो तुम और यहाँ कैसे आना हुआ? आज से पहले कभी नौजवान को इस जंगल में आते नहीं देखा। काकी, मेरा नाम अरविंद है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा गुजारा गांव में नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैं आनंदगढ़ में काम की तलाश में जा रहा हूँ। लेकिन मुझे शहर जाने से पहले ही जंगल में रात हो गई है। आपको इधर बकरियों के साथ आते देखा तो मैं आपके पीछे पीछे आ गया। क्या आप मुझे रात भर के लिए अपने यहाँ ठहरा सकती हो? काकी, मना मत करना। बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। अगर मुझे आपने नहीं रुकने दिया तो जंगल में जंगली जानवर मुझे मार कर खा जाएंगे। देखो, मैं तुम्हें जानती पहचानती नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रोक सकती और ना ही मेरे घर में तुम्हारे रहने के लिए जगह है। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने रहने के लिए कहीं और जगह तलाश करो। काकी, इस जंगल में मैं कहाँ जगह तलाश करूं? मुझे नहीं लगता कि कोई और भी इस जंगल में रहता होगा। काकी, अगर आप कहो तो मैं बकरियों की झोपड़ी में रह लूंगा। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो जो तुम्हें बकरियों की झोपड़ी में रहने दूं? मैं तुझे जानती नहीं, पहचानती नहीं। तेरा क्या भरोसा तू मेरी बकरियों को चुरा कर भाग जाए तो? इसलिए मैं तुझे बकरियों की झोपड़ी में नहीं रख सकती। काकी, ऐसा मत कहो। मैं चोर नहीं हूं। मैं तो बहुत भला और ईमानदार आदमी हूं। अगर आप मुझे यहाँ नहीं रहने दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? जंगल में मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। जंगली जानवर खा जाएंगे तो इसमें मैं क्या करूं? जंगल में तो रोज ही खूंखार जानवर, जीव जंतु और आदमी को मारकर खाते रहते हैं। अब मैं सभी को बचाते थोड़ी फिरूंगी। तू यहाँ से चला जा। मरे या जिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बुढ़िया की बात सुनकर अरविंद समझ गया कि ये बुढ़िया बहुत बेरहम औरत है। इसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवरों के बीच रहते रहते खुद भी जानवर जैसी हो गई है। अगर ये मुझे अपने घर में एक रात ठहरने की इजाजत दे देती तो इसका क्या बिगड़ जाता? आखिर रात भर की ही तो बात थी। ये मेरी माँ जैसी है। कोई जवान तो है नहीं कि मेरे से किसी छेड़छाड़ का खतरा हो। मगर नहीं, शायद ये बुढ़ापे में अपने आप को जवान समझ रही है। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर। बुढ़िया का विचार बदल दे। इस जंगल में अब इसके सिवा कहीं दूसरा आसरा नहीं है। अरविंद ये सोच ही रहा था कि बुढ़िया उससे बोली, सुनो, थोड़ी देर यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करो। मैं अपनी बेटी से पूछ कर आती हूँ कि तुम्हें यहाँ रखना है या नहीं। बुढ़िया की बात सुनकर अरविंद समझ गया कि बुढ़िया उसे रोकने के लिए इतना नखरा क्यों कर रही थी। बुढ़िया अपनी बेटी के पास गई। अरे राधिका, बाहर एक लड़का खड़ा है, हमारे घर में ठहरना चाहता है। तू एक बार उसे देख ले। अगर तुझे पसंद आ जाए तो मैं उसे यहाँ रुकने के लिए कह दूंगी। माँ, इसमें पसंद नापसंद की कौन सी बात है? उसे रात भर के लिए यहाँ रुकने दो। बेचारा बहुत परेशान है। बेवकूफों जैसी बातें मत कर। तू उसे एक बार देख तो सही। माँ, आप भी हद करती हो। मैं उसे देखकर क्या करूँगी? मुझे क्या उसे विवाह करना है? हाँ, तुझे उसे विवाह ही करना है। अब तेरी विवाह की उम्र हो गई है और मुझे तेरे विवाह की चिंता होने लगी है। यह लड़का बहुत भोला और ईमानदार है। ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलता। इसलिए मेरी बात मान और उस लड़के को देख ले। तू नहीं जानती
कि इसे भगवान ने तेरे लिए भेजा है, वरना कितने साल गुजर गए, यहाँ कोई नहीं आया। राधिका विवाह करना चाहती थी। वो तो सिर्फ अपनी माँ के सामने फिजूल में बनकर दिखा रही थी। माँ, मैं लड़के को देख चुकी हूँ, वो मुझे पसंद है, मैं उससे विवाह करने को तैयार हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर बुढ़िया बाहर आई और अरविंद से बोली। बेटा, तू मेरे घर में रह सकता है, अंदर आ जा। बुढ़िया ने अरविंद को घर के अंदर बुला लिया। अरविंद ने सोचा बड़ी मुश्किल से बुढ़िया उसे घर में रोकने के लिए राजी हुई है, इसलिए उसकी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अरविंद सिर झुकाए घर में बैठा रहा। अरविंद को इस तरह देखकर बुढ़िया बोली। बेटा, तुम तो बड़े शर्मीले हो, नजर उठाकर भी नहीं देखते। काकी, मुझे लड़कियों से बहुत शर्म आती है, सामने पड़ते ही घबरा जाता हूँ, समझ नहीं आता कि क्या करूँ। और जब तुम्हारा ब्याह होगा तब अपनी पत्नी का सामना कैसे करोगे? यही सोचकर तो डर लगता है काकी। अरे, इसमें डरने की क्या बात? लड़की कोई खतरनाक जानवर थोड़ी है जो वो तुझे खा जाएगी। वो तो बहुत ही कोमल है, दिल की सच्ची होती है औरतें। औरत तो ममता की मूरत होती है, दया का सागर होती है। उसे तो बस प्यार करना आता है। जो इनसे अलग हो वो भली औरत थोड़ी होती है। अब तुम खाना खाकर आराम करो, कल सुबह तुम्हें शहर भी तो जाना है। अरविंद को कभी इतना पैदल चलने की आदत नहीं थी, इसलिए आज वो काफी थक गया था। थकान से वो बिस्तर पर पड़ते ही गहरे नींद में डूब गया। अगली सुबह वो खुद से नहीं जाग पाया। बुढ़िया की बेटी राधिका ने आकर उसे जगाया तो वो हड़बड़ा कर उठा। अरे माफ करना, मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई, मुझे तो बहुत दूर जाना है। इतना कहकर अरविंद जाने लगा, लेकिन राधिका ने उसे रोक लिया। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? कुछ जानते भी हो? मैंने रात में सपना देखा, सपने में मेरा आपसे विवाह हो चुका था। अब आप मेरे पति हैं, इसलिए आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये आप क्या कह रही हो? सपना सच थोड़ी होता है। मैंने सुना है सुबह का सपना सच होता है, इसलिए अब मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति। मैं नहीं मानता, तुम पागल हो गई हो, मैं जा रहा हूँ। देखो, आप यहाँ से नहीं जा सकते। अगर चले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा फालतू बकवास मत करना, मैं रुक जाता हूँ, मगर तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। माँ कुछ नहीं कहेंगी, वो तो कब से चाह रही है कि मेरा विवाह हो जाए। आपको देखकर तो वो बहुत खुश होंगी। गौरी अम्मा शाम के वक्त बकरी लेकर घर आई तो घर में अरविंद को देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। वो जो चाहती थी वही हुआ। बेटी ने अरविंद को विवाह के लिए मना लिया। गौरी अम्मा अरविंद से बोली। बेटा, क्या हुआ? तुम आनंदगढ़ नहीं गए? काकी, मैं आनंदगढ़ जा रहा था, लेकिन तुम्हारी बेटी ने जाने नहीं दिया। ये ना जाने कैसी कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रही है। गौरी अम्मा की बेटी गौरी अम्मा को सारी बात बता देती है। फिर गौरी अम्मा अरविंद से कहती है। बेटा, अब तुम्हें ना डरने की जरूरत है और ना ही कहीं जाने की। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। बेटा, मैं कोई जंगली औरत नहीं हूँ। मैं लालपुर गांव के जमींदार भीमराव की पत्नी गौरी हूँ। भीमराव ने एक नीच औरत ललिता के बहकावे में आकर दूसरी शादी कर ली। उस औरत के कहने पर ही उसने मुझे और मेरी छोटी बेटी को जिंदा जलाने की साजिश रची। जब मुझे इसका पता चला तो मैं अपनी नन्ही बेटी को लेकर गांव से भाग आई। तब से हम यहीं इसी जंगल में रहते हैं। इस जंगल में रहते हुए हमें 19 साल हो गए। लेकिन बेटा, पाप का घड़ा कभी न कभी तो भर ही जाता है। एक दिन उस नीच औरत ने जमींदार की हत्या करके अपने चहेतों के साथ जमींदारनी बन बैठी। वो खुद ही राजा के पास जाकर जमींदार की हत्या का मामला दर्ज कराई ताकि किसी का शक उस पर न जाए। लेकिन राजा के गुप्तचरों ने सब राज खोल दिए। असली हत्यारनी वो नीच औरत ललिता ही निकली। अब राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और जल्द ही उसे फांसी हो जाएगी। हमारा पुराना वफादार नौकर मुझे यह खबर देने जंगल आया था। बेटा, जमींदार लाख बुरे थे, मगर मरने से पहले उन्होंने सारी जमींदारी अपनी बेटी राधिका के नाम कर दी है। अब से वो जमींदार नहीं है। कल हमारा नौकर हमें लेने आएगा और हम अपने घर लौट जाएंगे। राधिका तुम्हें अपना पति मान चुकी है, इसलिए अब तुम उसके पति हो
बेटा, याद रखना, हम धन के लिए अपना ईमान नहीं बेचते। काकी, आप सचमुच बहुत बड़े दिल की औरत हैं। इस दुनिया में कैसी कैसी स्त्रियां होती हैं। कोई पति के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी कर देती है और कोई लालच में अंधी होकर सब कुछ बर्बाद कर देती है। बिल्कुल बेटा, यही तो दुनिया है। इसमें भली औरत भी रहती है जो अपने पति के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है, और कुछ औरतें सिर्फ धन से मोह करती हैं। उनके लिए पति खिलौना होते हैं। जैसे बच्चा रोज नया खिलौना बदलता है, वैसे ही वो रोज पति बदलना चाहती हैं। लेकिन इंसान का दिल कभी न कभी पछतावे से भर जाता है। हमारे जमींदार ने भी गलती की थी, मगर शायद मरते वक्त उन्हें ग्लानि हुई हो, तभी तो उस नीच औरत से छुपकर बेटी के पास न रहते हुए भी सारी जमींदारनी राधिका के नाम कर गए, और आज हम उसी का फल पा रहे हैं। अगले दिन अरविंद गौरी अम्मा और उसकी बेटी के साथ राजमहल हवेली में चला गया और राधिका जमींदारनी बन गई। उसके बाद अरविंद अपनी पत्नी और गौरी अम्मा के साथ खुशी से रहने लगा।